जी, रीडायरेक्ट होता क्या है? एक तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक फिजिकल रीडायरेक्ट होता है और एक वर्चुअल रीडायरेक्ट होता है। सो वर्चुअल रीडायरेक्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या था वो प्रीवियस लेसन में जो हमने पढ़ा, कैनोनिकल में हम क्या कह रहे हैं कि क्राउलर आ रहा है हमारी वेबसाइट के किसी एक पेज पर और हम उसे ये कहते हैं कि ये हमारा असल पेज नहीं है, बल्कि हमारा असल पेज तो दूसरे वाला है जो हमने कैनोनिकल टैग के अंदर बताया। तो क्या होगा, क्राउलर वहाँ से मूव करेगा और उसको इंडेक्स नहीं करेगा बल्कि कैनोनिकल वाले लिंक को। तो ये कैसा है, ये फिजिकल नहीं है, मतलब ये ऐसा रीडायरेक्ट नहीं है कि जो यूज़र भी देख सके। यूज़र को तो नहीं नज़र आ रहा, यूज़र अगर अबाउट अस के पेज पर आया है तो वो अबाउट अस के पेज पर ही है, वो शिफ्ट करके होम पेज पर नहीं गया। लेकिन जो क्राउलर है उसने क्राउलिंग करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए वो कहाँ मूव कर गया, वो उस पर मूव कर गया। यानी कि फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं हुआ बल्कि वर्चुअली हमने क्राउलर को रीडायरेक्ट करा दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल रीडायरेक्ट की, कि बेसिकली एक पेज खुले ही ना बल्कि वो उसको किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाए। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, कब करते हैं, ये हम सारा पढ़ लेते हैं। अ रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। मतलब अगर हम देखें हमारी वेबसाइट को कौन यूज़ करता है, तो एक तो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं और एक यूज़र, यानी कि एक मैं बैठा हूँ अपने साइट पर क्रोम खोल के, वहाँ पर वेबसाइट्स खोलने लगा हूँ, और एक सर्च इंजन के ऊपर काम होने लगा हुआ है, क्राउलिंग को मॉनिटरिंग होने लगी हुई है, गूगल मॉनिटरिंग कर रहा है हमारी वेबसाइट की। ठीक है, अ रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स टू अ डिफरेंट URL फ्रॉम द वन दे ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। यानी उस पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर उसको लेकर जा रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्ट। अभी हम बात करें रीडायरेक्ट, बाद में देखेंगे इसकी टाइप्स कितनी है। अभी तो हमने सिंपली देखा कि रीडायरेक्ट क्या है, कि रीडायरेक्ट क्या है कि यूजर्स को और क्राउलर्स को, दोनों को। और अगर हम वर्चुअल में देखें तो दोनों तो नहीं मूव करते, ये करते हैं दोनों मूव। अगर हम वर्चुअल रीडायरेक्ट को देखें तो क्या दोनों मूव करते हैं? नहीं, उसमें यूजर को वही चीज़ नज़र आती है जो सामने है, लेकिन क्राउलर जो होता है वो उसको इग्नोर कर रहा होता है और वो दूसरे पर चला जाता है। ठीक है, सो फिजिकल रीडायरेक्ट में यूज़र भी मूव करता है और सर्च इंजन भी मूव करेगा। यानी हम अपनी आसानी के लिए क्या लेंगे, क्राउलर, बॉट, स्पाइडर, जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर लूँ मैं, ठीक है, वो भी मूव करेगा। अब हमें क्या देखना है कि ये जो रीडायरेक्ट हैं ये क्या हैं और हमें इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये रीडायरेक्ट हैं क्या और कौन से रीडायरेक्ट हैं जो हमारे लिए हैं, जो SEO वाले बंदे के लिए हैं। क्या हुआ, डेंगी? डेंगी का चेक करवा लिया जी। टाइप्स ऑफ रीडायरेक्ट्स, तो रीडायरेक्ट्स के कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? 2 टाइप्स हैं। एक रीडायरेक्ट कहलाता है 301 और एक रीडायरेक्ट कहलाता है 302 जी। 301 क्या है? परमानेंट रीडायरेक्टर है। परमानेंट रीडायरेक्टर का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी URL को 301 लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, परमानेंटली एक साइट से दूसरी साइट पे मूव कराएगा। यानी मैं गूगल को भी यही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई मैं परमानेंट रीडायरेक्शन चाहता हूं, तो गूगल मुझे क्या कहता है कि 301 लगाओ। ठीक है, और अगर हम इसको पढ़ते हैं अभी और नीचे आए, दूसरा कौन सा है जी? दूसरा हमारे पास है टेम्परेरी। वो कौन सा है जी? 302। अब टेम्परेरी कब करना है और परमानेंट कब करना है? ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शॉप है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो महीने के लिए उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने के लिए हम शिफ्ट होकर 6 दुकानें आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई वो वापस अपनी दुकान पे आ गए। तो ये कौन सा है? ये टेम्परेरी है, कि टेम्परेरी तौर पर उन्होंने मूव किया। बिल्कुल इसी तरह हमने चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो है, जो असल वाली वेबसाइट है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो हम उसको अपनी साइट को किसी दूसरी पे मूव करवा दिया और अपनी साइट पे काम करना शुरू कर दिया। जब हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम वापस उस रीडायरेक्टर को ख़त्म कर दिया। तो ये कौन सा रीडायरेक्टर है? टेम्परेरी। और परमानेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई परमानेंटली हमने उसको नए URL पे मूव कर दिया। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरा एक क्लाइंट है दस्तगीर इंजीनियरिंग.com, तो उनका काफ़ी लंबा चौड़ा
URL बन रहा है, ऐसे ही है ना, दस्तगीर इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो हम कहते हैं नहीं यार, इसका कोई और अच्छा सा नाम होना चाहिए जो शॉर्ट भी हो। उन्होंने मुझे कुछ कह दिया कि भाई ये रख दो अपने लिए, DEC करवा दिया, ठीक है ना, DEC.com, DEC किचन रख लिया, कमर्शियल किचन रख लिया, जो भी उनका दिल कर रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, एक URL से दूसरे URL पे मूव कर रहे हैं और वो चाहते हैं इससे इस पर ही मूव कर जाए। तो ये कौन से वाला हुआ, ये परमानेंट हो गया। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल तो ये हो गई। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि मैंने जब वेबसाइट बाय की, होस्टिंग बाय की, तो उस वक्त मैंने SSL नहीं बाय की, ठीक है। अगर तो मैंने SSL बाई कर लेता तो मुझे SSL लगाकर, SSL अप्लाई करके कंपनी वाले, होस्टिंग कंपनी वाले, सीधा मैं वेबसाइट खोलता, उस पर SSL अप्लाइड होती। मैं साल, 6 महीने, 8 महीने SSL के बगैर ही यूज़ करता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा URL किसके साथ है, HTTP के साथ, नॉट सिक्योर। लेकिन बाद में मैंने SSL बाई कर दी, अब होस्टिंग वालों से तो वेबसाइट मेरे पास आ गई हुई है, ठीक है ना। अब मुझे कुछ चेंज तो करनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक URL बन रहा है HTTP का और एक URL बन रहा है HTTPS का। 2 URL है ना ये। हम किस पे मूव करना चाहते हैं, HTTPS पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रीडायरेक्टर लगाएंगे उस पर HTTPS का, और ये वाला काम हम cPanel से जाके करेंगे। अभी हम उसको भी करके देखते हैं। हमने 301 लगाना है, 301 लगाना है या 302 लगाना है। दोनों सूरतों में हमें cPanel में जाकर ये सेटिंग करनी है, और जब ख़त्म करना होगा तो वहीं से जाकर उसको रिमूव करेंगे। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि आपको एज ए SEO एक्सपर्ट cPanel का एक्सेस काफ़ी रिक्वायरमेंट है आपकी। और अगर किसी जगह पर किसी ने शेयर्ड होस्टिंग बाय की होगी, यानी कि मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एक होस्टिंग है, उसके अंदर मैं 10 डोमेन्स लगा सकता हूँ। cPanel कितने होंगे उसके, cPanel तो एक ही होगा, cPanel तो 10 नहीं होंगे ना, cPanel तो उसका एक ही होगा। अब अगर वो 10 के 10 मेरे क्लाइंट कहेंगे मुझे cPanel का यूज़र नेम और पासवर्ड दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 10 लोगों से शेयर कर सकता हूँ। हाँ, मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि मैं आपका काम कर देता हूँ, क्या करवाना जी मुझे बता दें, फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सो इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो ख़ास तौर पर होस्टिंग कंपनीज हो या डेवलपर हो, आम तौर पर होस्टिंग वालों से तो लोग सिर्फ परचेज ही करते हैं ना। ये सारा कंट्रोल ज़्यादातर डेवलपर के पास होता है। जिन्होंने आपकी वेबसाइट ख़रीदी होती है उन्होंने ये सब कुछ किया होता है, उन्होंने आपको होस्टिंग भी बाय करके दी होती है। क्योंकि जब आप वेबसाइट की SEO करवाने लगते हैं तो वो फेज़ काफ़ी आगे आता है, मतलब वो पहला फेज़ नहीं होता, वो आखिरी फेज़ होता है। और सम टाइम वो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद भी शुरू होता है, अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो। सो उस तक बात तो बहुत देर को पहुंचती है। सो इसलिए होस्टिंग की बात वहाँ पर नहीं जाती है। सो होस्टिंग की बात ज़्यादातर डेवलपर के पास आकर ही रुकी होती है, ठीक है। सो इस सूरत में फिर हमसे वो लोग शेयर नहीं कर रहे होते। हमें बहुत काम करने होते हैं जो हमें cPanel में जाकर अपलोड्स करनी होती हैं। तो वो अगर हमारे पास cPanel का एक्सेस नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम वापस आ जाते हैं जी 301 पर। 301 हैज़ बीन मूव परमानेंटली टू एन अदर URL। क्या मतलब हुआ कि जनाब ये परमानेंट आपको एक URL, मिसाल के तौर पर मैंने आज SSL परचेज़ की, उन्हें पेमेंट भी कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं cPanel में गया और cPanel में जाकर मैं कहूँगा भाई मेरा जो URL है इसको आप HTTPS कर दो, तो मैं टाइप करके उसको बता दूँगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं 1-2 दिन पहले आपको दिखा रहा था एक साइट सोफ़ा कारपेट वाशिंग की, कि उनका 1 हफ्ता पहले SSL जो है वो एक्सपायर हुआ है, तो साथ ही हट गया, ठीक है। अब जैसे हम परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी सेटिंग हुई थी, नॉट सिक्योर की सेटिंग नहीं थी, सिक्योर की सेटिंग थी, लेकिन वो हट गया तो उनकी वेबसाइट पे एरर आना शुरू हो गया। अदरवाइज़ मैंने आपको ऐसी वेबसाइट्स भी दिखाई थी जिनके ऊपर SSL नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वेबसाइट एरर शो कर रही है, वेबसाइट उनकी भी चल रही है लेकिन उसके ऊपर नॉट सिक्योर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर पर क्या चीज़ है जी, 301 रीडायरेक्टर पासिस बिटवीन 90 to 99%। 90 to 99% का मतलब 100% ही होता है, ऐसी है ना। अब लिंक इक्विटी, अब लिंक इक्विटी का क्या मतलब हुआ, रैंकिंग पावर, यानी आपने जो कुछ भी इसके ऊपर, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर जो भी आपने SEO की हुई है, चाहे वो ऑन साइट SEO है चाहे वो ऑफ साइट SEO है, वो थ्रो हो जाएगी आपके परमानेंट के ऊपर।
यानी कि वो साथ, अगर वेबसाइट जा रही है, वेबसाइट का डाटा जा रहा है, तो आपकी एसईओ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स आपने लगाई हैं वो भी होंगी। डाटा तो जाएगा, ऑन साइट तो जाएगी, लेकिन आपकी जो लिंक्स की इक्विटी है वो भी साथ चली जाएगी। आपको ये नहीं परेशान होना चाहिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो अब हमें लिंक्स अलग से फिर दोबारा बनवाने पड़ेंगे। नहीं, जो लिंक बिल्डिंग आपने इस पर कर ली है और उसका जो स्कोर आपको अच्छा मिल रहा है, वही वाला स्कोर उसको शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें क्या 302 में ऐसे होता है? नो, इसमें ऐसा नहीं होगा। 30 अगर आप टेम्परेरी लगाओगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ परमानेंट में होगा। 30 redirects are implemented when you want to move all of the SEO value to the destination URL। यही बताया ना मैंने कि जब आप पूरी की पूरी SEO की वैल्यू भी साथ शिफ्ट करना चाहें तो उस वक्त हम 301 का रीडायरेक्टर लगाएंगे। यानी बेसिकली मूव करना है तो रीडायरेक्टर लगाना है, यहाँ तो 301 या 302। कब 301 लगाना है? जब आप चाहते हैं कि SEO की वैल्यू भी मूव करे। और कब 302 लगाना है? जब हमें लगे कि अभी हम थोड़ी देर के लिए इधर आए हैं, मे बी 10 डेज़ के लिए, मे बी 5 डेज़ के लिए, मे बी 1 मंथ के लिए, लेकिन इसका मतलब फिर क्या होगा कि आपकी SEO की वैल्यू मूव नहीं करेगी। तो इन 15 दिनों में आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो वो इन दिनों में आपसे ऊपर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप तो बैकग्राउंड में चलेंगे इतने दिनों के लिए। एक URL आपका चल नहीं रहा, ठीक है, और दूसरे URL को SEO ट्रांसफर नहीं हुआ। इसकी एग्जाम्पल देख लें। किसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम? 301 की एग्जाम्पल। अभी हम 301 की बात कर रहे हैं कि भाई ओरिजिनल क्या है? HTTPS। नया क्या आ गया? एग्जाम्पल 1 में पहली साइट, दूसरी क्या है? एग्जाम्पल 2। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने भी आपको कहा कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग नाम लंबा था, उन्होंने कहा DC रख लेते हैं, तो आप समझ लो www.dec। जो एग्जाम्पल 2 है ये क्या हो गया? dec.com हो गया। यानी ये URL ही चेंज हो गया पूरे का पूरा। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? चेंजिंग अ साइट प्रोटोकॉल परमानेंटली। ये जो पहला प्रोटोकॉल क्या था? HTTP। दूसरा प्रोटोकॉल क्या है? HTTPS। ये HTTPS प्रोटोकॉल कब बनता है? जब हमने SSL परचेज की होगी। दिखता कैसे है? इसके ऊपर लॉक बना हुआ आएगा, जो HTTP का होगा उस पर नॉट सिक्योर्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल देख लें। ये क्या था? बेसिकली HTTP और इसको हमने क्या कर दिया? HTTPS। अच्छा जी, अब नीचे आ जाए। 302 पे आ गए अब हम जी। 301 की समझ आ गई है टोटली। ये 301 क्या कर रहा है? 301 परमानेंट लगा रहा है और 302 अब हमारे टेम्परेरी की तरफ। इट इंडिकेट दैट URL हैज बीन टेम्परेरीली मूव टू अनदर URL। कुछ देर के लिए मूव किया है हमने, इसे परमानेंट मूव नहीं करना। सर्च इंजन डोंट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन URL। ये मैंने बता दिया आपको कि सूरत में SEO की वैल्यू मूव नहीं करेगी। 302 डज नॉट इंडिकेट दैट द डेस्टिनेशन URL शुड बी इंडेक्स्ड। और ये भी नहीं कहता कि वो इंडेक्स भी होगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया हुआ है? ये हमने थोड़ी देर के लिए सब किया हुआ है। कोई मतलब URL लिख के हमारे पे आएगा वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन हमारी इंडेक्सिंग लूज होगी। कब कितना लूज होगी? यानी क्राउलर अगर इस दौरान 10 दफ़ा आता है, ठीक है, तो इतने टाइम्स कोई और मूव करके ऊपर आ सकता है। क्राउलर 2 दफ़ा आता है खुद से, तो 2 दफ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ AB टेस्टिंग। AB टेस्टिंग क्या होती है? AB टेस्टिंग क्या है? मैंने एक लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया, 1 घंटे के बाद रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सा लेक्चर अच्छा था। मैंने खुद से उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले वाला लेक्चर ठीक है कि दूसरे वाला? तो मैंने देखा भाई जो पहले वाला लेक्चर था ये स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आया, तो मैं उसको फाइनल कर लूँगा, तो भाई इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। सो उन्होंने कहा कि आप कब करते हैं? जब आप वेबसाइट के 2 वर्जन बनाते हैं और फिर आपने टेस्टिंग करनी होती है कि भाई कौन सी वेबसाइट है जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, क्या रिजल्ट दे रही है। मैंने 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं ऑन साइट जाकर, आपको पता है ना, SEO का स्कोर और वेबसाइट का स्कोर। तो मैं इन 2 चीज़ों को चेक करने के लिए लाइव कर रहा था वेबसाइट को। सो AB टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। AB टेस्टिंग की जो टर्म है वो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग में।
आप फेसबुक एड्स बना रहे हैं, वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल एड्स रन करने लगे हुए हैं, आप वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियोज़ लगाते हैं किसी एक टॉपिक पर, आप वहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग है ना ये, तो सिर्फ ये तो हमारी मैनुअल टेस्टिंग है ना, A/B टेस्टिंग जो है कि हम देख रहे हैं कि भाई कौन सा हमें रिजल्ट अच्छा दे रहा है और कौन सा हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ जी, उसमें भी ऑप्शन आती है A/B टेस्टिंग की जी। हाँ जी, A/B testing, also known as split testing or bucket testing, is a method of comparing two versions of a web page or application against each other to determine which are performs better. यही बताया मैंने। चलिए, अच्छा ये मैंने बीच में ना एक लिंक लिखा हुआ है, हाँ ये को लिखा हुआ है। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फोरम है, ठीक है, और इस फोरम को सबने ज्वाइन कर लेना है। ये मैंने इसलिए लगाया था ताकि जब हम फोरम्स की बात कर रहे हो तो आप इस पे काम कर चुके हो, ठीक है। इसका क्या नाम है जी? कुरा.com, ठीक है। ये कुरा लिखिएगा, क्या आता है आपके सामने। इधर आपने जाकर साइन अप होना है, अपना अकाउंट बनाना है और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो जो फोरम्स भरे होंगे उनको ज्वाइन करके देखना क्या है, फिर आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ये तो हो गया हमारा रीडायरेक्टर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ जैसा मैंने मेमोरी के लिए इसमें लिखा था, मैंने कहा रीडायरेक्टर से इस लिंक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मैंने इसमें लिंक टाइप किया हुआ है कि आप इसको विजिट कीजिएगा, क्या है। इसको अब ज़रा मिनिमाइज करते हैं। सो अब ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करके देखें थोड़ा सा। हाँ जी, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? cPanel चाहिए, ठीक है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें cPanel की ज़रूरत है। सो मैं कोई cPanel खोलता हूँ और आपको रीडायरेक्टर की एग्जांपल दिखाता हूँ। वेबसोल का खोल लेते हैं ना। अब ये वेबसोल का मैंने आपको सब बता दिया हुआ है। एक होस्टिंग अकाउंट होता है, एक cPanel अकाउंट होता है, ठीक है। अब वेबसोल में मेरे पास क्योंकि एक से ज़्यादा होस्टिंग है तो इसलिए मैं इसको खोलता हूँ और उसमें मेरे पास जितने भी होस्टिंग अकाउंट्स हैं सारे आ जाते हैं। जी कैसे खोलते होते हैं ये, और यहाँ से साइन इन। अगर आप कभी इस तरह बाय करेंगे तो हो सकता है कि वो आप अगर ये होस्टिंग का ऐसा अकाउंट बाय करेंगे तो हो सकता है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड खुद ही प्रोवाइड कर दें, ठीक है। साइन अप करने की ज़रूरत भी ना पड़े, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पे जाकर खुद से बना लेते हैं। चलिए इस पर आए। होस्टिंग के लिए कहाँ जाते होते हैं? सर्विस में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये जो एक्टिव का बटन है, मैं इस हाक आई पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अगर हम इस हाक आई पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो हमने होस्टिंग पर जाना था इसलिए मैंने एक्टिव पे क्लिक किया। देखिए लेफ्ट साइड पे लॉगिन टू cPanel आ गया। मैं अगर खुद से यहाँ से अपना उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाऊँ तो फिर कर सकता हूँ, फिर कर सकता हूँ, ठीक है। आ गया हूँ मैं cPanel पे ना। ये ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट, ये यूज़र नेम है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे? यहाँ से जाकर हम इसका पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड पासवर्ड, तो अगर मेरे पास कोई ओल्ड पासवर्ड होगा इसका मतलब ये है कि कंपनी वालों ने मुझे शुरू में एक पासवर्ड भेजा होगा इसका, ठीक है। तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप करूँगा और उसको चेंज कर दूँगा, तो फिर मैं cPanel में भी डायरेक्ट आ जाऊँगा। ये मेन्यू में वापस जाने का तरीका होता है, होम। अच्छा यहाँ पर क्यों आए हम?
रीडायरेक्टर्स के लिए ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा हेडिंग है जो हमें हेल्प आउट करेगा। ये रीडायरेक्ट, देखें आगे दोनों रीडायरेक्टर्स मिल रहे हैं हमें, दोनों रीडायरेक्टर्स मिल रहे हैं। ऊपर 301 परमानेंट आ रहा है और नीचे वाला टेम्पररी आ रहा है। मैं इस पर आया, उसके बाद क्या कहता है, किसको लगाना है आपने। यहाँ पर आ रही हैं वेबसाइट्स, जैसे मैं सपोज इसको चूज़ कर लेता हूँ najibsolutions.com को, ठीक है। तो इसको मैं रीडायरेक्ट करने लगा हूँ कहाँ पर जी, ये मैंने रीडायरेक्टर दे दिया उसको, ठीक है। कि मेरी वेबसाइट जब भी लिखेंगे तो कहाँ ले जाएगा वो इसको, GeoTV पर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने ऊपर से चूज़ कर लेनी है कि मुझे परमानेंट चाहिए होगा तो 301, टेम्परेरी चाहिए होगा तो मैं इसको ऐड करता हूँ। वापस आए और यहाँ आकर ज़रा लिखते हैं नजीब सॉल्यूशंस। हाँ, चला गया। यानी मैं जब भी नजीब सॉल्यूशंस लिखूंगा तो वो रीडायरेक्ट हो गया ना परमानेंट। तो पहली दफ़ा इसलिए नहीं खुला, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैश में पड़ी होती है एक साइड, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, कंट्रोल एंटर रिफ्रेश करने के लिए पेज को, ठीक है। और इसका ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप ऐसी चीज़ें की टेस्टिंग जब भी करो तो आप हमेशा इस विंडो में करो, इनकॉग्निटो, ठीक है, इसमें किया करो। ये जो होता है ये कैश मेमोरी से नहीं चलता, ये हिस्ट्री से नहीं चलता, ये हमेशा फ्रेश पेज चलता है, ठीक है। इससे हमेशा फ्रेश पेज खुलता है। जितनी भी चीज़ें टेस्ट करनी हो तो इसमें करते हैं। चलिए, जब हमने इसको ख़त्म करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ किया था। और इधर देखें ये भी लगा हुआ है, ऊपर भी एक लगाया हुआ है मैंने। कोई बता सकता है ऊपर वाला मुझे क्यों लगाना पड़ा है? जी कौन बताएगा मुझे कि ऊपर वाला लगाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तो एक लगा दिया है। ऊपर वाले को पढ़े और मुझे समझाएं कि क्यों लगाया वो ऊपर वाला। हाँ, वो HTTP होगी शायद पहले साइट, HTTPS शुरू में नहीं होगी, लगा नहीं होगा HTTPS उस पर, तो हमने अप्लाई किया। अब वो लॉग के साथ चलती है वेबसाइट, ठीक है, यानी कि SSL अप्लाइड चलती है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इवन मैंने SSL बाई भी की हुई है लेकिन SSL अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने रीडायरेक्टर से उस पर SSL अप्लाई किया। और इस तरह का SSL अप्लाई करने का हमें कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने कौन सा अप्लाई किया हुआ है, 301 वाला अप्लाई किया हुआ है। और 301 वाला अप्लाई करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। 301 का अप्लाई करने से क्या मूव होता है साथ, क्या चीज़ साथ मूव होती है, SEO की 100% वैल्यू, यानी कि 99% वैल्यू साथ ही मूव हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा एक अगला टॉपिक भी शुरू करते हैं, पूरा नहीं करेंगे, उसका एक हिस्सा करेंगे सिर्फ। हाँ जी, वो क्या है, टेक्निकल SEO। वैसे अगर हम कहें तो हमारे पास SEO की जनरली तो दो ही टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑन साइट और एक होती है ऑफ साइट। लेकिन टेक्निकल SEO क्या चीज़ है कि ऐसी SEO जो कि टेक्निकली हमें चाहिए होती है अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तो वो ऑन साइट में ही फॉल कर रही होती है ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल SEO, ठीक है। अब टेक्निकल SEO में क्या आ जाता है जी, टेक्निकल SEO refers to optimizing the technical elements of your website and server that impact your performance and user experience। यानी जिसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर और यूज़र एक्सपीरियंस पर। यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि क्लाइंट साइट पर जब आपकी वेबसाइट खुलने लगी हुई है तो यूज़र को कितनी आसानी से आपकी वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है, ये है टेक्निकल SEO। These are the two
primary elements that impact how users and search engines appreciate your website. Technical SEO refer to optimizing your website for crawlability and indexability. ये दो टर्म मैंने पहले भी बताई हुई हैं, ठीक है। टेक्निकल SEO में वो ये देखते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी क्राउलेबल है, यानी क्राउल हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर क्राउल होगी तो इंडेक्स होगी। तो ये दो चीज़ें उसने चेक करनी है। और इसका सबसे बड़ा पहला फैक्टर क्या है कि आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। पहला फैक्टर तो ये है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि आपकी वेबसाइट, अगर मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट स्लो ही बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो क्राउल होने में इशू करेगी, इंडेक्स होने में इशू करेगी। Crawlability is the ability for search engines to access the pages on your site, while on the other hand, indexability refers to search engines' ability to analyze your pages and index them to its index. यानी वो कहता है क्राउलेबिलिटी क्या करता है, तो वो तो क्राउलर को दे रहा है कि भाई इसे क्राउल करना है कि नहीं करना। जब वो आपकी साइट को क्राउल कर ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको नोट कर रहा है उसके पेजेस को, उसके कौन से पेजेस हैं जो स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं। तो अगर पूरा कर रहे हैं तो आप इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। वो इंडेक्स क्या है, जब भी हम गूगल पर कुछ लिखें, गूगल पर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन तो लिखा हुआ आ जाता है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, वो उसने इंडेक्स किया हुआ है, वो टर्म इंडेक्स हुई हुई है। मैं लिखूँ एमडी कैट तो उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिपरेशन 22, तो वो इंडेक्सिंग हुई हुई है। ठीक है, समझ आ गई बात की। जी, अब अगर हम ये कहें कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। टुडे हाउएवर टेक्निकल एसईओ इनकम्प्रेसेस एनी टेक्निकल प्रोसेसेस दैट इंप्रूव सर्च विजिबिलिटी। कहता है इसके अंदर तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे जिससे आपकी सर्च विजिबिलिटी बेहतर हो रही हो। इसमें क्या शामिल हो सकता है जी? नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर, कि आपकी वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है, साइट का आर्किटेक्चर कैसा है, साइट का डिज़ाइन कैसा है हमारा। ठीक है, अब साइट आर्किटेक्चर में क्या चीज़ है कि मैंने कहा था भाई पैराग्राफ की सूरत में लिखा हो, उसके ऊपर हेडिंग्स लगी हो, ठीक है, जिस जगह पर इमेज की ज़रूरत है वहाँ पर इमेज लगाओ, तो ये साइट आर्किटेक्चर की बात हो रही है। कहीं बुलेट्स की ज़रूरत है वहाँ बुलेट्स लगे हों, कहीं लिंक्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर लिंक्स लगे हों, तो ये है साइट आर्किटेक्चर। नंबर 2, XML साइट मैप। समझते हैं ये? मैं क्या ये समझते हैं ये क्या चीज़ है? हाँ जी, साइट मैप आपने बना लिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप जो है वो किस में आता है? टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ठीक है, जो साइट मैप XML है ना, साइट मैप .xml फाइल यही बनी थी ना। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये एसईओ का फैक्टर है। और ये कौन सा फैक्टर है? ये है टेक्निकल एसईओ। अब कोई बंदा आपसे पूछ सकता है ना कि व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ। भाई टेक्निकल एसईओ क्या होती है ज़रा बताओ तो सही, मुझे समझाओ बस। आपने उसको ये बताना है। साइट आर्किटेक्चर उसमें आएगा, उसके बाद क्या आएगा उसमें? XML, साइट मैप। नंबर 3, साइट स्पीड। नंबर 4, डुप्लीकेट कंटेंट। कोई नई बात तो नहीं की लिखी हुई यहाँ पे, ये सारी वही बातें हैं जो कि जब से मैंने एसईओ शुरू किया मैं बार बार कर रहा हूँ। सिक्योरिटी, ये नई चीज़ है आपके लिए, हाँ, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, हैक तो नहीं हो रही आपकी वेबसाइट। हैक के लिए उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है। वल्नरेबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है कि कोई गुंजाइश रह जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई इस कमरे में लिजर्ड नहीं आनी चाहिए, तो अगर लिजर्ड आने की वल्नरेबिलिटी होगी तो क्या होगा? हो सकता है इधर सुराख हो, इधर एक एग्जॉस्ट फैन की जगह बनी हो मगर एग्जॉस्ट ना लगाओ। ठीक है ना। सो दीज कॉल्ड वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि कोई अटैक कर तो नहीं सकता, हमने तो नहीं कुछ छोड़ा हुआ साइट के अंदर ऐसा जिसकी वजह से उस पर अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करना होता है, उसके बाद हमें उसे प्रोटेक्टेड करना होता है। और वायरस प्रोटेक्शन अलहदा कॉस्ट पे आपको मिलती है, सिक्योरिटी आपको अलहदा कॉस्ट पे मिल रही होती है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। लेकिन अगर आपने SSL लगाई है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए सिक्योरिटी की, तो फिर हम सिक्योरिटी को भी बाय करेंगे। ठीक है, वैसे तो SSL के साथ आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे वायरस आ जाए तो होस्टिंग वाले यही कहेंगे कि आपको सिक्योरिटी बाय करनी चाहिए थी, कि आपकी वेबसाइट का एक्सेस हमारे सर्वर से तो वायरस नहीं आया, लेकिन आप जहाँ से इसे अपग्रेड करने लगे हुए हैं, मे भी उस कंप्यूटर के ऊपर वायरस हो तो आपको उधर से शिफ्ट हुआ।
जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ ना कि अपनी वेबसाइट दे और मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो मैं तो जिस अच्छी साइट पर उसे अपलोड करता हूँ अगर उसमें वायरस हो तो उसको अपलोड नहीं होने देगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो अपलोड हो गया तो वो सारी साइट को इन्फेक्टेड कर देगा। तो हमें सिक्योरिटी को भी चेक करना है। और इवन एक और चीज़ याद रखिएगा, जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, गूगल ऐड उनको रन नहीं करता। जी, हम गूगल ऐड चलाएं और हमारी वेबसाइट में सिक्योरिटी होल्स हैं तो गूगल ऐड चेक कर लेगा कि इसमें सिक्योरिटी होल्स हैं, तो वो ये कहेगा आपकी वेबसाइट को सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर वेबसाइट यूज़ करें। चलाएगा ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्शन होगा आपके ऊपर। और इवन आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आपसे बार बार कहेंगे कि नहीं मेरी वेबसाइट ठीक है। ठीक है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। कौन से अकाउंट को? गूगल ऐड को। लेकिन ऑर्गेनिक जब आप काम कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट, वो वेबसाइट खुल रही होगी, नो डाउट उसकी एसईओ इंप्लीमेंट नहीं हो रही होगी, लेकिन वेबसाइट का यूआरएल वैसे चल रहा होगा, लेकिन गूगल ऐड में जाके नहीं चलेगा। गूगल ऐड वाले ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट 100% सिक्योर होनी चाहिए और क्लिकेबल भी होनी चाहिए। यानी ऐसी भी ना हो कि आपको गूगल ऐड में अपना लिंक दें और उस लिंक के ऊपर 404 का पेज खुल रहा हो या उस लिंक के ऊपर कुछ भी ना हो। ऐसा साइट भी होगी तो 2 दफ़ा ऐड चलेगा, तीसरी दफ़ा आपका ऐड बंद हो जाएगा पॉलिसी वायलेशन की वजह से। वो कहेंगे जनाब आप हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आ गई? यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट का कितना अच्छा है। ठीक है, यहाँ से हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, यूज़र एक्सपीरियंस की बात हो रही है। एक पे लिखा हुआ है LCP, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, इसका मैं आपको इसका स्टार्टर बता रहा हूँ। ठीक है, LCP, FID और CLS, ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड का तयन करते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। ठीक है, आप देख रहे हैं गुड, नीड इम्प्रूवमेंट और पुअर लिखा हुआ है। कहता है भाई 2.5 सेकेंड्स फाइन, 4 सेकेंड तक नीड इम्प्रूवमेंट और इससे भी ज़्यादा अगर टाइम ले। और ये क्या चीज़ आ रही है सबसे ऊपर, इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ये क्या होता है अगले लेसन में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, यानी कि पहले हमें इसको देखना है कि जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्से उसने बना दिए हैं। जो आपका होम पेज खुलने लगा हुआ है ना, पेज खुलता है, फिर हम यूँ करते हैं, फिर हम यूँ करते हैं, कुछ इसका ऊपर वाला हिस्सा है, कुछ इसका दरमियान वाला हिस्सा है, कुछ इसका बॉटम का हिस्सा है। तो वो आपसे कह रहा है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है? FID, फर्स्ट इनपुट डिले। ये क्या चीज़ होती है, इसको भी हम अगले लेसन में देखेंगे। इसका क्या टाइम दिया उसने? 100 मिली सेकेंड्स। और एंड पर क्या आ रहा है जी? CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसकी क्या वैल्यू दे रहा है वो? 0.1 और 0.25। इसको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है आपकी समझाने के लिए? लोडिंग, यानी बेसिकली ये क्या चीज़ है? लोडिंग है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है? इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है कि भाई मैं आया हूँ एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर कुछ परचेज करने के लिए, तो वेबसाइट इंटरेक्टिव ही नहीं हो रही है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करने लगता हूँ, प्रोडक्ट कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्टिव नहीं है। विजुअल स्टेबिलिटी, विजुअली भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट लोड होती है तो शुरू के ऊपर एक इमेज है, लेकिन वो जब आता उस वक्त है जब वेबसाइट पूरी लोड होती है। जब वेबसाइट इन लोडिंग फेज में होती है तो कुछ और चीज़ आ रही होती है, जब वेबसाइट लोड हो जाती है तो कुछ और चीज़ आती है। तो इन चीज़ों को हम चेक करते हैं। इनकी वजह ये है हमारी वेबसाइट एनालिसिस। ये सारे की सारी चीज़ें का रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलपर। यानी कि सारी की सारी सजेशंस हमने डेवलपर को देनी है कि भाई ये चीज़ें चेक करो मेरी। ठीक है, अब इधर आए ज़रा। मैंने चेक करना है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। बहुत सारे लिंक्स आ गए, कोई भी इनमें से यूज करो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं GT मैट्रिक्स, यानी मैंने आपको वेबसाइट के एनालिसिस करने के लिए भी सजेस्ट कर दिया और वेबसाइट की SEO देखने के लिए भी सजेस्ट कर दिया। ठीक है,
यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक वेबसाइट का नाम, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हाँ देखा था ना आपने, देखें इससे क्या कहता है वो। पहले इसको देखते हैं, कोई और वेबसाइट को। और इधर मैं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोल लूँ। ये इसको देखते हैं हम इसके बाद, ठीक है। लिखा ही कुछ नहीं हुआ, इसलिए इतनी स्पीड पे चल रही है। देखा ना, ये सारी चीज़ें तो तब आएंगी ना जब उसमें कुछ कंटेंट होगा। और अगर मैं टेक्सचुअल कंटेंट ज़्यादा रखूँगा और एनिमेशंस कम रखूँगा तो वेबसाइट का स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन अब उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं। यानी हमने जब भी किसी ने हमें अपनी वेबसाइट देनी है कि हमारी वेबसाइट की एसईओ करो, तो हमें सबसे पहले आकर एक तो एसईओ टेस्ट करना है और एक उसकी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करना है। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि सारे फैक्टर्स सही हैं इसके। मिनिमम अगर आपकी वेबसाइट बहुत हैवी है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर भी कंटेंट कम होगा। अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो अगर आप बी ग्रेड में भी चल रहे हैं तो फाइन। लेकिन अगर आपके साथ डेवलपर कोऑपरेट ना करे और वो ऑनर भी कोऑपरेट ना करे जिसकी वेबसाइट, यानी आपका काम तो सजेस्ट करना है ना। मतलब एक वेबसाइट सी में फॉल कर रही हो और आप उससे कहो कि भाई इसका आर्किटेक्चर ठीक करो, इसका यूज़र एक्सपीरियंस ठीक करो, इसमें ये इश्यूज़ हैं, वो ना करे तो फिर वो जिस पर मर्जी चलाई जाए। फिर हम एसईओ को देखेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर हम सिर्फ एसईओ को देखेंगे, लेकिन हम उसको बता देंगे कि भाई आपका जो कंपटीटर है उसकी ग्रेडिंग स्पीड वाइज ये है और आपकी ग्रेडिंग ये है। तो स्पीड भी एक एसईओ का ही फैक्टर है। यानी अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो इसका इफेक्ट किसी हद तक एसईओ पे भी पड़ना है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने सारी वेबसाइट्स को चेक करना है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ एक सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास है, इस पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर है ये, लाइट हाउस। ये भी एक एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। कौन सी एक्सटेंशन है ये? लाइट हाउस। इस पर क्लिक करें ज़रा। ये क्या लिखा हुआ है? जनरेट रिपोर्ट। उसने दिखाया नहीं हमें, दोबारा इस पर आए।
अभी देखिएगा वही चीज़ें फिर दोबारा सामने आएंगी जो भी किया हमने, ठीक है। ये भी वेबसाइट की रिपोर्टिंग के लिए है। इसने अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं ना दिखाया। उसको URL की शायद कुछ समझ नहीं आई है। फिर एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, ठीक है। अब इसको करें, नहीं खुल नहीं रहा, कोई और URL करके देखते हैं। यहाँ जो एक्सटेंशन काम नहीं कर रही होगी अभी, या आपने इंस्टॉल करनी है पहले ना, घर जाके इसको इंस्टॉल तो लाजमी कर दीजिएगा ना, फिर हम इस पर बाद में देखेंगे बाद में। चलिए मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।